हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। तो बच्चों आज चलते हैं हमारे परमाणु के अंतिम सफर पर। बच्चों आज की क्लास में हम परमाणु के चैप्टर को पूरा खत्म करने वाले हैं और उससे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हमारा परमाणु स्पेक्ट्रम तथा स्पेक्ट्रमी श्रेणी। बच्चों परमाणु स्पेक्ट्रम को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल जो था उसकी जो कमियां थी, उन कमियों में दूसरी जो कमी थी बच्चों उसमें मैंने परमाणु स्पेक्ट्रम को बता दिया था। तो एक बार आप परमाणु स्पेक्ट्रम पढ़ना है अच्छे से तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की आप कमियों को देख सकते हैं। ठीक है, उसमें दूसरी कमी में हमने परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझा रखा है। हम बात करेंगे बच्चों आज स्पेक्ट्रमी श्रेणी की बात करेंगे। स्पेक्ट्रमी श्रेणी अपने पास क्या होती है कि मैंने बताया था बच्चों की इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बोर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अपनी स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब अपनी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमित करते हैं तो बच्चों बहुत सारी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। वहां से बहुत सारे विकिरणों का, तरंगों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है। तो उस कंडीशन में जब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन बच्चों बहुत सारी तरंगों के रूप में, अलग अलग तरंगदैर्ध्यों के रूप में होता है। अलग अलग कक्षाओं की तरंगदैर्ध्य अलग अलग रहेगी। जो भी इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करेंगे तो वहां से विकिरणों का उत्सर्जन होगा, और वो विकिरणों का उत्सर्जन जो होगा बच्चों उनमें बहुत सारी विकिरणों का एक ग्रुप बनेगा जिनकी तरंगदैर्ध्य अलग अलग रहेगी, और हम उन्हीं को क्या कहते हैं बच्चों अपने पास में स्पेक्ट्रमी श्रेणियां कहते हैं। इसको हम समझते हैं कैसे स्पेक्ट्रमी श्रेणियां कहते हैं। हम समझते हैं यहाँ दूसरे डायग्राम से, परमाणु के डायग्राम के साथ में हम एक दूसरे डायग्राम से भी इसको समझते हैं। जैसे बच्चों मान लेते हैं कि पहली कक्षा अपने पास है, परमाणु की पहली कक्षा है, इसको n बराबर 1, ये क्या है अपने पास n बराबर 1। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बच्चों मूल अवस्था। इसको हम क्या कहते हैं, मूल अवस्था कहते हैं। इसमें ऊर्जा कितनी होती है बच्चों, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी श्रेणियों की बात करें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें ऊर्जा रहती है। इसके बाद में आपको पता है कि -13.6, दूसरी कक्षा की ऊर्जा -3.4 है, तो बहुत ज्यादा गैप इनमें। तो ये ज्यादा गैप होता है, आप थोड़ा सा इसको ऊपर बना दीजिए, n बराबर 2 है। इसको कहा जाता है बच्चों प्रथम उत्तेजित अवस्था। इसको क्या कहते हैं, प्रथम उत्तेजित अवस्था हम इसको कहते हैं। ये प्रथम उत्तेजित अवस्था है बच्चों, और यह ऊर्जा का मान हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, अब दूसरी में 3.4 है, तीसरी में -1.51 है, तो थोड़ा कम गैप है, तो थोड़ा पास में बना दीजिए आप इसको। n बराबर 3 हो गया। इसको कहा जाता है बच्चों द्वितीय उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। यह ऊर्जा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ऐसे ही बच्चों अब चौथी वाली में आप देखें, चौथे वाली में और कम गैप होगा, -1.5, तो और पास बना दीजिए इसके आप इस तरीके से। ये n बराबर बच्चों 5-4 रहेगा। इसको तृतीय उत्तेजित अवस्था कहा जाएगा बच्चों। और इसमें क्या रहेगी ऊर्जा अपने पास में, इसमें ऊर्जा रहेगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो बच्चों उसमें माइनस तो और कम गैप रहेगा, और कम गैप रहेगा। ठीक है, और कम गैप आप कर दीजिए। n बराबर बच्चों ये 5 आ गया। इसको कहा जाता है चतुर्थ उत्तेजित अवस्था कहा जाता है, एक्साइटेड स्टेट, और ये -0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5-4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही ये कक्षाएं चलेगी, और कम हो जाएगी, और ये फिर मैं अंतिम कक्षा मान लेता हूं। ये n बराबर अनंत, ये कौन सी कक्षा बच्चों, अंतिम कक्षा है, जहां ऊर्जा का मान कितना होता है, 0 होता है। जहां ऊर्जा का मान क्या होता है, 0 होता है। हम यह बार वापस बोल रहा हूं बच्चों, हम हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी श्रेणियों की बात कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन बच्चों,
इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो बच्चों मूल अवस्था से क्या करा, मतलब जंप करा, और जंप करके कहाँ पहुंचा बच्चों, वो अंतिम कक्षा में पहुंच गया। ठीक है, अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच चुका है भाई, वो जंप करा और अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच चुका है। ये सारी क्या चल रही है बच्चों, ये उत्तेजित अवस्थाएं चल रही है इसकी, ये उत्तेजित अवस्थाएं है इसकी। ठीक है, ये उत्तेजित अवस्था है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके अंतिम कक्षा में गया है, लेकिन बच्चों वह स्टेबल नहीं रहेगा। कुछ समय के बाद, लगभग बहुत कम समय में, मैंने बताया 10⁻⁹ सेकंड में रिटर्न होकर वापस अपने पास रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मान लो, यहाँ से कहाँ से बच्चों, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, जंप करके गया और वापस रिटर्न होकर आ गया। यहाँ से गया फिर रिटर्न होकर आ गया, यहाँ से गया फिर रिटर्न होकर आ गया, यहाँ से गया बच्चों फिर रिटर्न होकर आ गया। तो आप ये देखेंगे कि ये तरंगों का उत्सर्जन करेंगे भाई, और ये जब तरंगों का उत्सर्जन करेंगे तो बहुत सारी ऐसी श्रेणियां आपको दिखाई देगी विकिरणों की, जिनकी अलग अलग तरंग दैर्ध्य होगी। मैंने कहा कि आपको यदि स्पेक्ट्रम को सीखना है तो मैंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों में स्पेक्ट्रम को बता रखा है। तो ये अलग अलग विकिरण होगी जिनकी तरंग दैर्ध्य अलग अलग होगी, इन्हीं की तरंग दैर्ध्य हमें ज्ञात करनी है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आप ये देखेंगे, क्या देखेंगे कि अभी इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था से n=1 से उच्च कक्षाओं में जाकर वापस रिटर्न होकर आ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से या मूल अवस्था से उत्तेजित होकर उच्च कक्षाओं में जाकर जब रिटर्न होकर लौट रहा है, तो इन स्पेक्ट्रमी श्रेणियों का जो नाम होता है बच्चों, इनको हम स्पेशल नाम से जानते हैं, इनको हम लाइमन श्रेणियां कहते हैं। इनको किस नाम से जानते हैं बच्चों, इनको लाइमन श्रेणियां हम इनको कहते हैं। ठीक है, दूसरी यदि हम बात करें, सेकंड वाले की बात करें, अब इलेक्ट्रॉन बच्चों यदि इस दूसरी कक्षा से गया, अंतिम में वापस रिटर्न होकर आ गया, गया फिर रिटर्न होकर आ गया, गया फिर रिटर्न होकर आ गया, ये गया फिर रिटर्न होकर आया, तो आप ही देखेंगे दूसरी कक्षा में आ रहा है। और जब दूसरी कक्षा में आता है तो बच्चों हम इसको बामर श्रेणी बोलते हैं। मेन स्पेक्ट्रमी श्रेणियां देने वाले वैज्ञानिक बच्चों बामर ही थे, बामर श्रेणी कहते हैं। हमें क्या करना होगा बच्चों, इन जितनी भी स्पेक्ट्रमी श्रेणियां आ रही है इनकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी होगी, और हमें ये बताना पड़ेगा कि ये तरंग दैर्ध्य जो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कौन से भाग में आती है, पराबैंगनी होती है, दृश्य होती है या अवरक्त होती है, तीनों में से हम बात करेंगे। अब मान लो कि बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है इस तीसरी कक्षा से n=3 यानी द्वितीय उत्तेजित अवस्था से उच्च कक्षाओं में गया है, फिर रिटर्न होकर आ गया, फिर गया है, फिर रिटर्न होकर आ गया, गया है रिटर्न होकर आया, गया है रिटर्न होकर आ गया। तो तीसरी कक्षा में यदि अपने पास आता है तो इन स्पेक्ट्रमी श्रेणियों को हम बच्चों पाश्चन श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इनको हम पाश्चन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, एक दो कक्षाएं बच्चों और बना लेते हैं ताकि बहुत ही अच्छा हमारे पास यहाँ दिखाई दे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन बच्चों अपने पास में, इलेक्ट्रॉन जो है कौन सी कक्षा में, चौथी कक्षा से गया, फोर्थ से गया है, वापस रिटर्न होकर आ गया, गया है रिटर्न होकर आ गया, गया है रिटर्न होकर आ गया, गया है रिटर्न होकर आ गया। तो लाइमन बामर पाश्चन चौथी श्रेणी को कहते हैं बच्चों ब्रैकेट के नाम से हम जानते हैं, इसको ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करें कि अब इलेक्ट्रॉन जो है वो गया है भाई अपने पास में, कैसे गया है, पांचवी कक्षा से गया है, वापस रिटर्न होकर आ गया, फिर गया है रिटर्न होकर आ गया, फिर गया बच्चों रिटर्न होकर आ गया। ठीक है, तो इस श्रेणी को हम क्या कहते हैं बच्चों, फंड या फुंड श्रेणी कहते हैं। फंड इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, PFUND लिखा हुआ मिलेगा, इसको फंड या फुंड श्रेणी हम इसको कहते हैं। और कक्षाएं आप बना सकते हैं भाई इस तरीके से, है ना, और कक्षाएं आप बना लेंगे तो आपके पास और श्रेणियां बन सकती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी आ सकता है फिर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं भाई। जैसे मान लो हमने और श्रेणी यहाँ पर बना दी है, और यदि हमने श्रेणी यहाँ मतलब सॉरी ये हमने कक्षाएं और यहाँ बना दी है, तो ये यहाँ हो गया, ये यहाँ तक पहुँचेगा, ये यहाँ तक पहुँचेगा, ये यहाँ तक रहेगा बच्चों, ये यहाँ हो गया, ये बहुत बड़ा बन गया श्रेणी आपके पास में। ठीक है, जितनी अच्छी बनेगी बच्चों उतना ही ये मान के चले आपको
क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। ये यहाँ तक पहुँचा, 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 ठीक है। इस तरीके से अपने पास श्रेणियाँ कंटिन्यू चली जा रही है भाई। इसके बाद यदि हम बात करें बच्चों इस नेक्स्ट वाले की, चलो बात कर लेते हैं कि इसमें अब ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ये इस तरीके से है, ये यहाँ तक ब्रैकेट है, ठीक है। और हम बात करें फंड की, तो ये है फंड में यहाँ हो गया, ये यहाँ, ये चलो यहाँ तक हो गया। अब बच्चों इनको देखो, इनको कहते क्या है, इनको भी हम क्या कहते हैं, जैसे ये पहली वाली आ रही है तो इसको बच्चों पहली स्पेक्ट्रमी श्रेणियाँ कहते हैं, इसको प्रथम स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहते हैं, ये प्रथम है। और ये अंतिम होती है, ये सारी जो अनंत पर जा रही है हम इनको अंतिम स्पेक्ट्रमी श्रेणियाँ कहते हैं। ये सारी अंतिम स्पेक्ट्रमी श्रेणियाँ अपने पास है, सभी की सभी अंतिम स्पेक्ट्रमी श्रेणियाँ हैं। ये पहली होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी है, ये फोर्थ वाली है, ये फिफ्थ वाली है, ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। ऐसे ही, क्योंकि हमें ये पूछा जाता है कि बामण श्रेणी की तीसरी रेखा की तरंगदैर्ध्य बताओ, तो तीसरी रेखा कौन सी होगी बच्चों, पहली, दूसरी, तीसरी, ये होगी। ऐसा नंबर से भी याद रखना पड़ता है। इसी प्रकार से ये बच्चों इसमें पहली होगी, ये दूसरी होगी, ये थर्ड होगी, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ होगा, ये इसी तरीके से हम बात करें, ये फर्स्ट, ये सेकंड वाली होगी, थर्ड, ये फोर्थ, ये अंतिम चली रही है। ये फर्स्ट बच्चों, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसे चलेगा, इसमें फर्स्ट सेकंड ऐसे चलता रहता है। तो हम बात करें कि 5 प्रकार के हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी श्रेणियां होती है, जिनको लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट और फंड के नाम से हम जानते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन बच्चों मूल अवस्था से संक्रमित होकर उच्च कक्षा में जाकर जब वापस मूल अवस्था में लौटता है तो हम उसको लाइमन श्रेणी कहते हैं। इसी प्रकार प्रथम उत्तेजित अवस्था से इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं में जाकर वापस से प्रथम उत्तेजित अवस्था अर्थात n बराबर 2 में लौटता है, तो ये जो श्रेणियां बढ़ती हैं उनको बामर श्रेणी कहते हैं। 3 में आएगा वापस से तो पाशन कहलाएगा, ऐसे 4 में होगा तो बच्चों ब्रैकेट कहलाएगा, 5 में होगा तो फंड कहलाएगा। हमें क्या करना होता है कि बच्चों यहाँ इनकी तरंगदैर्ध्य का आकलन करना पड़ता है। ये जो स्पेक्ट्रमी श्रेणियां, क्योंकि हमने क्या बताया, जितनी भी स्पेक्ट्रमी श्रेणियां बन रही है बच्चों, इन सभी की तरंगदैर्ध्य अलग अलग होती है, इन सभी की तरंगदैर्ध्य अलग अलग होती है। तो हम इनकी सभी की तरंगदैर्ध्य का आकलन करेंगे और हम ये डिस्कशन करेंगे कि ये जितने भी अपने पास में श्रेणियां आ रही है हाइड्रोजन परमाणु के अंदर, वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कौन से भाग में आती है। 3 ही भाग में बच्चों ये प्राप्त होती है, पराबैंगनी में, दृश्य में और अवरक्त में हमें प्राप्त होती है। तो हमें देख लेते हैं, ये इसका बच्चों अब यूज नहीं है तो ये पोर्शन में साफ कर देता हूँ, ठीक है। ये अब आपको पता चल जाएगा, अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सी कक्षा की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा एक पॉइंट तो हमें लिखना पड़ेगा, कक्षाओं के नंबर तो हमें यहाँ लिखने पड़ेंगे, कक्षाओं के नंबर लिखता हूँ बच्चों यहाँ, ठीक है। बड़ा गीला हो गया भैया आज तो। ये कक्षाओं के नंबर में लिख देता हूँ, जैसे ये बच्चों पहली कक्षा है n बराबर 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4th, ये 5th नंबर की, 6 है, ये 7 है, तो ये लास्ट वाली है, ठीक है, अंतिम कक्षा है। अब तरंगदैर्ध्य निकालने का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में आपको सिखाया बच्चों। तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला 1/λ बराबर क्या होता है, 1/λ बराबर होता है बच्चों r/z² 1/n1² - 1/n2², ये फॉर्मूला होता है। तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है। हमें पता है बच्चों n1 क्या होगा, निम्न कक्षा होगी, ठीक है, n1 निम्न कक्षा होगी और n2 हमेशा क्या होगी बच्चों हमारे लिए या उच्च कक्षा होगी, उच्च कक्षा रहेगी। अब हम पहली बात करें लाइमन श्रेणी की बात करें, हम बात करें बच्चों लाइमन श्रेणी की बात करें, एक निकाल कर बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा, बाकी आपको खुद को करना है। लाइमन श्रेणी की यदि मैं बात करूं तो लाइमन श्रेणी में बच्चों n1 यानी निम्न कक्षा, लाइमन श्रेणी में हमेशा निम्न कक्षा कौन सी रहेगी बच्चों, n बराबर 1 रहेगी। n2 उच्च कक्षा, उच्च कक्षा नहीं उच्च कक्षाएं, तो n1 निम्न कक्षा है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए उच्च कक्षाएं जो रहेगी वो कौन कौन सी रहेगी लाइमन में, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक रहेगी बच्चों, अनंत तक रहेगी। इसी प्रकार हम बामर की बात करें, बामर श्रेणी की यदि बात करें तो बामर श्रेणी की निम्न कक्षा कौन सी रहेगी, तो बामर में बच्चों निम्न कक्षा n बराबर 2 रहेगी, यानी n1 2 रहेगा
और उच्च कक्षाएं कौन सी रहेगी, जैसे इसके अगली कक्षा से ही जो कक्षाएं रहेगी उच्च कक्षा रहेगी। तो 2 से अगली कक्षाएं 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से रहेगी। इसके बाद हम बात करें बच्चों पाषाण श्रेणी की। तो पाषाण श्रेणी में निम्न कक्षा कौन सी रहेगी बच्चों, अपने पास 3 रहेगी। उच्च कक्षाएं क्या रहेगी, 4, 5, 6, 7 ऐसे चलेगी, अनंत तक चलेगी अपने पास, ठीक है। और इसके बाद बच्चों हम यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट के लिए निम्न कक्षा क्या रहेगी बच्चों, 4 रहेगी। उच्च कक्षाएं क्या रहेगी, 5, 6, 7 अनंत तक, ठीक है। लास्ट में बच्चों फंड कक्षा अपने पास में, और फंड में n कितना रहेगा, निम्न कक्षा 5 रहेगा, उच्च कक्षा कितना रहेगा 6, 7 लास्ट अनंत तक चलेगा, ठीक। ऐसा अपने पास कक्षाएं रहेगी। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लूं मैं, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, चलो एक बार नोट कर लो आप, या चलो मैं यही से बताता हूं। क्वेश्चन ये पूछ लूं कि मैं कि लाइमन कक्षा की, लाइमन रेखा की, लाइमन सीरीज की, है ना, लाइमन श्रेणी की प्रथम एवं अंतिम कक्षा की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है बच्चों। आपको पहली कक्षा की और अंतिम कक्षा की क्या ज्ञात करनी है, या तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी है। पहली कक्षा की और अंतिम कक्षा की हमें तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी है। तो जो पहली कक्षा के लिए, क्योंकि आपको ये पता है कुछ बातें तो हमें फिक्स पता चल रही है, क्या कि देखो R तो बच्चों फिक्स होता है, हाइड्रोजन के लिए Z भी फिक्स है। यहाँ लिख देता हूँ किसकी श्रेणियां बच्चों, ये हाइड्रोजन की हम स्पेक्ट्रमी श्रेणियों का ही डिस्कशन कर रहे हैं भाई, और हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी श्रेणियों का डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ Z तो 1 ही हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 1। N1 और N2 का ही गेम है। यदि आपने N1 और N2 को आइडेंटिफाई करना सीख लिया, 100% हम तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर पाएंगे। यह लाइमन श्रेणी में आप ये देखें बच्चों, लाइमन श्रेणी में प्रथम रेखा की बात करूं तो प्रथम रेखा में लाइमन में यह ये यूज करते रेड का, ठीक है। प्रथम की बात करूं तो बच्चों प्रथम है कौन सी, देखो पहले डायग्राम में देखो, फिर हम मैथमेटिकल भी समझा देंगे उसी चीज को। लाइमन में पहली रेखा में, पहली रेखा कौन सी बच्चों, ये वाली है। देखो ये अच्छे से देखना, देखो पहली रेखा ये वाली है। इस पहली रेखा में उच्च कक्षा कौन सी होगी बच्चों, 2 हो गई, ये वाली, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है, और ये वाली कौन सी कक्षा, दूसरी है। और ये पहली कक्षा आपके पास है, ये पहली कक्षा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है पहली श्रेणी में, या आप कह सकते हैं पहली रेखा में 2 से 1 में आ रहा है। अंतिम में कहां से आ रहा है, अंतिम तो बच्चों हमेशा अनंत से आएगा। तो आपको यदि कहा जाए कि पहली रेखा की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करो, तो लाइमन की तो N1 का मान तो 1 लेंगे। आपको N2 का मान कितना लेना पड़ेगा, तो पहली रेखा में N2 कितना होगा बच्चों, 2 होगा, यानी 2 लेना पड़ेगा। यानी यदि आपको N2 की बात करें तो N2 पहली रेखा के लिए, प्रथम के लिए कितना लेना पड़ेगा, 2 लाइमन में। 3 किसके लेंगे बच्चों, द्वितीय के लिए लेंगे। तृतीय के लिए कितना लेंगे, 4 लेंगे। ये पांचवें के लिए लेंगे, है ना, प्रथम 5 के लिए लेंगे, फिफ्थ के लिए, ठीक है। और ये अंतिम के लिए लेंगे, लास्ट के लिए। बात समझ में आ रही है? मतलब आपने, अब आपसे पूछ ले, जैसे मान लो कि मैं कह दूं कि लाइमन की तीसरी रेखा की तरंगदैर्ध्य बताइए, तो लाइमन की तीसरी रेखा के लिए तो कुछ सभी में N1 तो सभी में अलग अलग है, वो फिक्स है, लेकिन तो N1 तो लाइमन में 1 ही रहेगा। लेकिन तीसरी कक्षा आप इधर देखें, पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा में उच्च कक्षा कौन सी आ रही है, 4 आ रही है। तो यहाँ पर भी देख लो, पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा में 4 आ रहा है। ऐसे ही बाबर में पहली रेखा क्या आएगी बच्चों, 3 आएगी। सेकंड क्या आएगी, 4 लेंगे। थर्ड के लिए 5 यूज लेंगे, और फोर्थ के लिए आप 6 यूज लेंगे। 7 के लिए 5th लेंगे, ऐसे इसके 6 लेंगे, और ये अंतिम कक्षा के लिए, ठीक है। पाश्चन में बच्चों N1 सभी में फिक्स रहेगा, अपनी अपनी श्रेणियों में निम्न कक्षाएं फिक्स है, उच्च कक्षाएं अलग अलग आ रही है। उच्च कक्षाएं हम देख रहे हैं कि स्पेक्ट्रमी श्रेणियां जहां से बन रही है, या इलेक्ट्रॉन जहां जाकर आ रहा है, वही स्पेक्ट्रमी श्रेणियों के अनुसार उच्च कक्षाओं का आकलन हम करते हैं।
तो यहाँ N2 जो है पास्ट क्षण में N2 पहली कक्षा आपको यदि तरंगदैर्ध्य पहली कक्षा का पूछे तो देख लो पास्ट क्षण ये रहा बच्चों, पास्ट क्षण पहली कक्षा में आप देखेंगे 4 है, तो बच्चों देखो 4 ही आ रहा है। ये फर्स्ट का आ गया, ये सेकंड का आ गया, ये थर्ड का आ गया, ये फोर्थ, ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ब्रैकेट में पहली कक्षा की तरंगदैर्ध्य के लिए N1 तो फिक्स रहेगा, N2 5 लेना पड़ेगा, सेकंड कक्षा के लिए 6 लेना पड़ेगा, ऐसे थर्ड, ऐसे बच्चों फंड में पहली कक्षा में तरंगदैर्ध्य के लिए 6 यूज लेंगे, इसके लिए 7 देख सकते हैं। आप इसमें भी देख सकते हैं, जैसे आपसे पूछे कि फंड की पहली रेखा की तरंगदैर्ध्य बताइए, तो फंड में आप देखें निम्न कक्षा तो बच्चों 5 हो गई, लेकिन पहली रेखा के लिए देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का संक्रमण है, तो उच्च कक्षा कौन सी होगी बच्चों, 6 ही होगी, तो उच्च कक्षा अपने पास 6 यूज लेंगे। यानी इस सूत्र को ही आपको चेंज करना है भाई। यदि इस सूत्र में आपने N1 और N2 रखना सीख लिया तब आप इजीली में जितनी भी स्पेक्ट्रमी श्रेणियां अपने पास बन रही है, इन सभी स्पेक्ट्रमी श्रेणियों की आप क्या ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, आप क्या ज्ञात कर सकते हैं भाई, तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आई? क्या कहा वापस से सुने, दोनों तरीके से समझा रहा हूं, मैथमेटिकल भी है अपने पास में और अपने पास में ये डायग्राम के बेसिस पर भी है। डायग्राम के बेसिस पे मैं परमाणु में भी समझा दूंगा अभी, ठीक है। तो ये हमने क्या कहा कि ये जो भी श्रेणियां बन रही है बच्चों, इनको हम स्पेक्ट्रमी श्रेणियां कहते हैं। क्या कहा? स्पेक्ट्रमी श्रेणियां कहते हैं। ये सभी स्पेक्ट्रमी श्रेणियां हैं। इन स्पेक्ट्रमी श्रेणियों में इन सभी स्पेक्ट्रमी श्रेणियों की तरंगदैर्ध्य हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। अंतिम की, प्रारंभिक की, पहली की, दूसरी की, तीसरी की, सभी की ज्ञात कर सकते हैं। अब पहली, दूसरी, तीसरी कौन सी है? यहां से स्टार्ट होती, पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे पहली, दूसरी, तीसरी, अनंत, पहली, दूसरी, तीसरी, अनंत, पहली, दूसरी, तीसरी, अनंत, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे लास्ट तक जा रही है। तो आपको यदि मान लो कि चौथी रेखा की तरंगदैर्ध्य, मैं बोलूं क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन सुना कि बामर श्रेणी की 5वीं रेखा की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करो। कौन सी रेखा की? 5वीं की। तो देखो बामर में 5वीं रेखा के लिए देखो N1 तो बामर में बच्चों 2 ही रहेगा, दोनों से बता रहा हूं। बामर में N1 तो देखो 2 ही रहेगा, निम्न कक्षा तो 2 रहेगी, उच्च कक्षा देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, तो 5वां ये पॉइंट 5वीं का है, ये पॉइंट 5वां का, तो ये वाली कक्षा का नंबर देखो बच्चों क्या 7 आ रहा है क्या? तो N2 का मान 7 लेना पड़ेगा। बामर में N1 तो 2 लेकिन 7 लेना पड़ेगा। सर हमें चित्र बनाना पड़ेगा क्या? ऐसा नहीं भाई, आप ये भी याद रख सकते, बामर में पहली के लिए 3, दूसरे के लिए 4, तीसरे के लिए 5, चौथे के लिए 6, 7। देखो वो जो 7 आ गया नहीं आ गया, देखो 7 आ रहा था नहीं आ रहा था। तो हम दोनों तरीके से देख सकते हैं, दोनों तरीके से हम तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब जो एक मैं तरंगदैर्ध्य ज्ञात करके बता रहा हूँ, बाकी में आप खुद करें और डिसाइड करें कि कौन से एरिया के अंदर अपने पास में ये श्रेणियाँ आती है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के। जैसे हम बात करें, ये क्वेश्चन है कि पहली रेखा की और अंतिम रेखा की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करो। बामर श्रेणी प्लायमन की पहली की और अंतिम रेखा की तरंगदैर्ध्य आपको क्या करनी है बच्चों? ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलो ज्ञात करते हैं भाई। अब लाइमन की ज्ञात कर रहे हैं, तो लाइमन में पहली रेखा के लिए क्या आने वाला है बच्चों? पहली रेखा के लिए N1 कितना आने वाला है? 1, और N2 कितना आने वाला है? 2 आने वाला है, ठीक है, पहली के लिए। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होगा? 1/λ, ये प्रथम की हम ज्ञात कर रहे हैं। आज Z1 हो जाएगा, N1 कितना होगा बच्चों? 1 होगा। अभी इतना भी पता चलेगा कि किसकी तरंगदैर्ध्य अधिक आती है, किसकी कम आती है, न्यूनतम और मैक्सिमम मान भी हमें पता चलेंगे। माइनस 1/N2 बच्चों 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/λ बराबर R, 1 माइनस क्या आ गया बच्चों? 4 आ गया, तो ये आ गया R 3/4। लेकिन चूंकि बच्चों आपको लैम्डा का मान चाहिए तो इसको रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? 4/3 और 1/R। और 4/3 का मान कितना होता बच्चों? 4 में 3 का भाग लगा तो बच्चों 1 बार जाएगा, 10 बचेगा तो 3 आ गया, फिर 3 आ जाएगा, और 1/R का मान 913 एंगस्ट्रॉम होता है भाई। कितना होता है? 913 एंगस्ट्रॉम होता है। तो लैम्डा बराबर क्या आएगा? 1/3 913 गुणा कर दीजिए, ठीक है।
तो 913 को 1.33 से गुणा करते हैं तो ये 9 आ गया, 3 आ गया, ये 27 आ गया, ये 9 आ गया, ये 3 आ गया, ये 27 आ गया। ठीक है, ये 3 और ये अपने पास कितना आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है और ये 9 आ रहा है। तो 9, 9 3 12 आ गया, 7 3 10 3 13 1 14 आ गया आपके पास में, 7 1 8 तो 10 और 1 11 आ गया, 9 3 12, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हम तो 1.3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 913 को 1.3 से कर दो तो 9327 आ गया। ठीक है, 9327, ये 319 आ गया, तो 933678 और 9 2 11, लगभग इतना आ गया। लगभग बच्चों आप और वैल्यू लेंगे 3.4 लेंगे अप्रोक्सीमेट जो भी आएगा, तो ये तरंगेंद्र अपने पास यहाँ लिख लेंगे एंगस्ट्रॉम में। अब अंतिम की निकालना है आपको, अंतिम रेखा की निकालना है। तो अंतिम में N1 तो बच्चों 1 रहेगा, लेकिन N2 अंतिम में तो सभी श्रेणियों का N2 अनंत रहने वाला है। तो 1/λ बराबर R1, N1 1 आ गया और 1 बटा अनंत आ गया वही बच्चों, N2 का मान अनंत हो गया, तो 1/λ बराबर क्या आएगा R। ठीक है, तो लैम्डा बराबर 1/R और 1/R का मान कितना पड़ा, 913 एंगस्ट्रॉम। तो हम ये देख रहे हैं कि ये तो कैसा आ रहा है बच्चों, सबसे ज्यादा आ रहा है, ये मिनिमम आ रहा है। यानी पहली रेखा, जितनी भी पहली रेखाएं हैं बच्चों, इनकी खुद की श्रेणियों में इनकी तरंगदैर्ध्य अधिक आती है और अंतिम रेखा की तरंगदैर्ध्य सभी में मिनिमम आएगी बच्चों, लैम्डा मिनिमम, सभी में लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मिनिमम आएगा। बात क्लियर है। अब हमने यह देखा कि बच्चों इसका मान लगभग कितना आ रहा है, 913, 12, 1100, 1200 इस तरीके से आ रहा है। और मैंने एक आपको लास्ट क्लास में चीज बताई थी, यदि कोई तरंगदैर्ध्य, इन श्रेणियों की तरंगदैर्ध्य बच्चों 0 से 3800 एंगस्ट्रॉम के बीच में आता है तो अल्ट्रावायलेट होती है, पराबैंगनी होती है। 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में यदि कोई किसी की भी तरंगदैर्ध्य आती है, कोई भी रेंज आती है, तो उसको बच्चों दर्श्य तरंगे कहते हैं। और 7800 एंगस्ट्रॉम से बच्चों ऊपर यदि आएगा तो वो अवरक्त होगा अपने पास में। तो यहाँ देख रहे जैसे पराबैंगनी में देखिए, यहाँ देखिए आप, किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों मैं बात कर रहा हूँ लाइमन की। लाइमन में हमने न्यूनतम मान भी निकाल लिया और अधिकतम मान भी निकाल लिया, और न्यूनतम अधिकतम बच्चों इसी की रेंज में आ रहा है, तो ये बच्चों पराबैंगनी में आता है। लाइमन श्रेणी पराबैंगनी में प्राप्त होती है हाइड्रोजन की। ऐसे आप इसमें बामर में निकालेंगे। बामर की बच्चों ये पहली जो रेखा आती है ना, इसकी सबसे बड़ी खास बात होती है दर्शय में आती है, और फिर आपके पास में अल्ट्रावायलेट आएगी, ये आगे बच्चों इंफ्रारेड आने लग जाती है आपके पास, ये भी इंफ्रारेड आती है, ये भी इंफ्रारेड आती है आपके पास में। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, इंफ्रारेड भी देख लेना, इसमें अल्ट्रावायलेट भी देख लेना भाई। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी कोई भी रेखा आपको दी जाए उनकी तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी पड़ सकती है, और साथ के साथ ये बताना पड़ सकता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में कौन से भाग में अपने पास आती है। बात क्लियर है भाई बच्चों अपने पास में। तो ये आपको मैंने अभी लाइमन की बताई है, आप ये बामर का, पास्टन का, ब्रैकेट का, फंड का, इन सभी की पहली और अंतिम रेखा की तरंगदैर्ध्य आप ज्ञात कर सकते हैं भाई बच्चों। ठीक है, तो आप एक बार नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए, तो सर नोट कर लीजिए। हो गया नोट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, आयनन ऊर्जा तथा विभव। समझते क्या होता है। ये परमाणु है बच्चों, ये परमाणु की पहली कक्षा, और ये अंतिम कक्षा मान लेते हैं बच्चों। ये अंतिम कक्षा है जो कि अनंत होती है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, N1 N2 कह देते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, N1 N2 N3 कह देते हैं। आयनन ऊर्जा क्या होती है? आयनन ऊर्जा तथा आयनन विभव, उत्तेजन ऊर्जा तथा उत्तेजन विभव। आयनन का मतलब होता है कि बच्चों यदि जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है
और उस इलेक्ट्रॉन को आप कहाँ पहुंचा दे, अनंत में पहुंचा दे। तो इलेक्ट्रॉन को अनंत में पहुंचा दे अर्थात परमाणु से फ्री कर दे आप, किसी इलेक्ट्रॉन को परमाणु से पूर्णतः आयनित करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर भेजने के लिए, अनंत कक्षा में, अंतिम कक्षा में भेजने के लिए जो ऊर्जा आपको देनी पड़ती है, जिस ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। और जितना विभव उसको दिया जाता है उसको परमाणु की कक्षा से बाहर निकालने के लिए, परमाणु से बाहर निकालने के लिए वो उसका आयनन विभव कहलाता है। यानी हम तरतीब परिकल्पना का यूज करके बच्चों हम इन ऊर्जाओं का आकलन कर सकते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल इन कॉन्सेप्ट से होते हैं। तरतीब परिकल्पना क्या होती है बच्चों, E(n2) उच्च कक्षा और माइनस निम्न कक्षा की ऊर्जा। यानी इसमें आयनन ऊर्जा में क्या होगा बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो होगा किसी निम्न कक्षा से कहाँ पहुंच सकता है, अनंत में पहुंचेगा सीधा। और निम्न कक्षा से यानी किसी भी परमाणु की कक्षा से उस इलेक्ट्रॉन को अनंत में भेजने के लिए, यानी परमाणु की कक्षा से बाहर निकालने के लिए, परमाणु से पूर्णतः अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं। और उसके लिए जितना विभव दिया जाता है उसको आयनन विभव कहा जाता है। उत्तेजन का मतलब हो गया कि वो जो इसमें निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा केवल इलेक्ट्रॉन, और उच्च कक्षा कभी भी अनंत नहीं होगी। अनंत में भेजेंगे तो बच्चों वो आयनन होगा, और निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में भेजा जाएगा तो ऊर्जा दी जाएगी तो उत्तेजन ऊर्जा होगी। तो ये जैसे मान लो कि बच्चों मुझे K कक्षा से L कक्षा में ही भेजना है, तो आयनन ऊर्जा कितनी होगी, तो आयनन ऊर्जा को बच्चों EI से लिखेंगे। इसमें भी बच्चों तरतीब परिकल्पना का यूज करेंगे। उत्तेजन एक्साइटेड E से लिखेंगे, En2 माइनस En1। जैसे मुझे मान लो K कक्षा से ही भेजना, सॉरी K से L नहीं जाएगा, K से कहाँ जाएगा, वो अनंत में जाएगा। मुझे K से अनंत में भेजना, यह मान लो K से L में भेजना है मुझे, वो तो अनंत नहीं, ये अनंत में भेजना चाहेगा। तो En2 क्या रहेगा बच्चों, En2 क्या रहेगा, En2 यानी उच्च कक्षा की ऊर्जा। उच्च कक्षा बच्चों हमेशा आयनन के समय में क्या रहेगी, अनंत रहेगी, तो उच्च कक्षा की ऊर्जा 0 होती है। En1, अब En1 देखो निम्न कक्षा मैंने K ली है, तो K की ऊर्जा क्या होती है हाइड्रोजन में, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो आयनन ऊर्जा क्या रहेगी, यदि K कक्षा से आप उसको आयनित करें, किसी इलेक्ट्रॉन को K कक्षा से आयनित करें, तो आयनन ऊर्जा क्या रहेगी, En2 बच्चों 0 माइनस En1 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी कितनी रहेगी, प्लस 13 मतलब ये हो गया कि बच्चों K कक्षा के इलेक्ट्रॉन को यदि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे दी जाए तो वो सीधा परमाणु की अंतिम कक्षा में बाहर पहुंच जाता है। ऐसे ही विभव क्या हो जाएगा बच्चों, आयनन विभव क्या हो जाएगा, EI/E। क्योंकि बच्चों विभव क्या पढ़ते हैं हम, W/Q पढ़ते हैं, ठीक है। विभव क्या पढ़ते हैं हम, W/W यानी कार्य, या कार्य की जगह क्या आएगी, ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, यदि आयनन ऊर्जा पढ़ रहे तो आयनन विभव पढ़ रहे तो आयनन ऊर्जा आएगी। बटे में आवेश, आवेश कौन होगा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये कितना है बच्चों, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में E का भाग लगाएंगे, E से E कट जाएगा तो 13.6 वोल्ट आ जाएगा। यानी यदि आयनन ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान आ रहा है, लेकिन आयनन ऊर्जा को यदि हम विभव में बताने लग जाए तो उसको ही हम क्या कहने लग जाते हैं, आयनन विभव कहने लग जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को मान लो आपको उत्तेजन ऊर्जा ज्ञात करनी है, उत्तेजित करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत क्वेश्चन होंगे बच्चों आपके इससे। मान लो K कक्षा से L कक्षा में भेज रहे तो बच्चों En2 का मतलब उच्च कक्षा की ऊर्जा, उच्च कक्षा L है और L दूसरी कक्षा, कितनी ऊर्जा होती है, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। En1 क्या है बच्चों, यह निम्न कक्षा है। निम्न कक्षा कौन सी है, K है या K मान रखी है, तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो यहाँ कितनी ऊर्जा होगी बच्चों, En2 यानी माइनस 3.4 माइनस 13.6 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ कितनी ऊर्जा होगी बच्चों, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा होगी। यानी इतनी ऊर्जा दे K कक्षा में इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे दी जाए तो कहाँ पहुँच जाएगा, L कक्षा में पहुँच जाएगा। ऐसे बच्चों विभव क्या हो जाएगा, विभव में आप E का भाग लगाते हैं तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा E,
ई से ई कट जाएगा तो 10.2 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लीजिए आप। ठीक है, हो गया भाई नोट। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों बोर के द्वितीय विग्रहित का डी ब्रोगली के द्वारा स्पष्टीकरण। हमने बता भी दिया था बच्चों, जब बोर की परिकल्पना हमने पढ़ी थी, बोर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन द्वितीय विग्रहित में कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका बच्चों कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली है मेरी बोर के परमाणु मॉडल की, वो क्लास लेकर समझ सकते हैं भाई। तो MVR बराबर ये बताया था NH/2π। तो लेकिन देखो एक कमी रह गई, इनकी बातों में कमी रह गई। बोर के द्वितीय विग्रहित का डी ब्रोगली द्वारा स्पष्टीकरण हम क्यों कर रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ रही है भाई हमें? जब बोर ने ही कर दिया तो डी ब्रोगली के द्वारा क्यों किया जा रहा है? बच्चों बोर ने केवल बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग MVR होता है h/2π का पूर्ण गुणज n का मान 1 2 3 4 5 ऐसे होता है, NH/2π के इक्वल होता है। लेकिन बोर ने इसका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया था, इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, इसको किसी भी तरीके से वेरीफाई नहीं किया था, कोई एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं बताया था। बस उन्होंने एक आइडिया से ये चीज उन्होंने बताई थी। तो इसका स्पष्टीकरण हम क्वांटम सिद्धांत से देते हैं, क्वांटम प्रतिबंध से हम देते हैं। किससे देते हैं बच्चों? क्वांटम प्रतिबंध से हम देते हैं। वो क्वांटम प्रतिबंध क्या होता है, तो हम आते हैं डी ब्रोगली के ऊपर। ठीक है, डी ब्रोगली ने क्या कहा था बच्चों? क्योंकि बोर के परमाणु मॉडल की बहुत बड़ी कमी रही बच्चों। बोर ने अपने परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के बारे में कुछ भी नहीं बताया। देखिए लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट चैप्टर की क्लास में मैंने डी ब्रोगली की अवधारणा को बताया था, और डी ब्रोगली ने कहा था कि जितने भी कण होते हैं बच्चों, वो क्या रखते हैं? तरंग प्रकृति भी रखते हैं। लेकिन जब बोर ने अपने परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉनों को परमाणुओं की स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाने की सारी डिस्कशन किया, तब वो ये कहीं भी डिस्कशन नहीं कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉनों की यहाँ तरंग प्रकृति भी होती है। यानी बोर ने अपने परमाणु मॉडल को इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति के आधार पर बिल्कुल भी नहीं बताया। तो इसी का फायदा उठाते हुए डी ब्रोगली ने इनकी द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या बच्चों तरंग प्रकृति के आधार पर भी कर दी। कण की तरंग प्रकृति के आधार पर, यानी कणों की द्वैत प्रकृति के आधार पर कहा। उन्होंने क्या कहा, जैसे मान लो उन्होंने क्या बताया, मैं चित्र से समझा रहा हूँ, फिर मैथमेटिकल बताएंगे कि ये नाभिक है, ये नाभिक के बाहर ये कक्षा अपने पास है, और इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो बच्चों जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्पीड पहली कक्षा में हाइड्रोजन की कितनी है? 2.6 गुणा 10 की घात 2.18 गुणा 10 की घात 6। तो बहुत अधिक स्पीड का क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, और बहुत अधिक स्पीड से घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों? यहाँ पर तरंगों का उत्सर्जन करेगा भाई। या क्या करेगा बच्चों? तरंगों का उत्सर्जन करेगा। और ये तरंगों का उत्सर्जन जब करेगा तो इन तरंगों की दूरी, इन तरंगों के द्वारा चली गई दूरी किसके बराबर होगी? तो यहाँ इन्होंने देखो एक चीज बताई, इन तरंगों का उत्सर्जन किस प्रकार से करता है। मैं बच्चों n बराबर 4 के लिए बना रहा हूं, n बराबर 4 अपरिगामी तरंगों के लिए। यानी इन्होंने क्या कहा, ये क्वांटम प्रतिबंध है, n बराबर 4 का क्वांटम प्रतिबंध कहा जाता है इसको। तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति होती है, तो इलेक्ट्रॉन भी जब नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षाओं में, स्थायी कक्षाओं में बच्चों चक्कर लगाता है, तो वह भी अपरिगामी तरंगों का क्या करता है? निर्माण करता है। अब इन अपरिगामी तरंगे का यदि निर्माण कर रहा है, तो इन अपरिगामी तरंगों की तरंग दैर्ध्य भी होगी। अब वो तरंग दैर्ध्यों का आकलन हम कैसे कर सकते हैं? उन तरंग दैर्ध्य का आकलन के लिए इन्होंने कहा जैसे n बराबर 4 के लिए
n बराबर 4 किस तरीके से उन्होंने बताया कि n बराबर 4, जैसे 4 भी हो सकता है, 3, 5 है। n बराबर 4 यदि हम क्वांटम प्रतिबल लेते हैं तो उसमें तरंगदैर्ध्य कैसे उत्सर्जित होती है, इस तरीके से। तो 4 में बच्चों मैंने 8 पॉइंट बनाए हैं, यदि 3 करना हो तो आपको 6 पॉइंट बनाने, और पॉइंट में तरंगे बच्चों ऐसे निकलेगी, तो तरंगे इस तरीके से निकल रही है, ये तरंगे है, ये तरंगे अपने पास है, और तरंगे यहां पर भी तो होगी, ये अंदर भी जाएगी भाई, ये तरंगे आपके पास है, ये तरंगे, ठीक है। ये इस तरीके से तरंगे निकलेगी n बराबर 4 में। तो 4 में देखो कितना बना बच्चों, 8 बना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां से लेकर यहां तक एक पूरा चक्कर हो रहा है भाई, और एक पूरा चक्कर होता है तो ये तरंगदैर्ध्य कहलाएगी। इसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा चक्कर हो रहा है, फिर तरंगदैर्ध्य लैम्डा होगा। इसी प्रकार बच्चों ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चक्कर होगा तो लैम्डा दूरी आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा लैम्डा, ये त्रिज्या r मान लेता हूँ। जो पूरे पथ में ये चक्कर लगाएगी, इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो इस तरीके से तरंगे निकालेगा, वो इस तरीके से तरंगे निकालेगा तो पूरी दूरी वर्ताकार पथ की कितनी बराबर होती है, 2πr के बराबर होगी। और पूरी यदि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने पर दूरी 2πr कर रहा है तो टोटल तरंगदैर्ध्य कितनी होगी, टोटल तरंगदैर्ध्य कितनी होगी, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, किसके बराबर आ रही है, 4 लैम्डा के बराबर। कब, जब आप n बराबर 4 ले रहे, यानी इलेक्ट्रॉन जब वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसकी जो कुल दूरी होती है, जब वो तरंगों का उत्सर्जन करता है तो बच्चों वो दूरी 2πr n लैम्डा के बराबर होती है। किसके बराबर होती है बच्चों, n लैम्डा के बराबर होती है। यहाँ से आप लैम्डा का मान निकाल लीजिए, लैम्डा का मान क्या होता है, n/2πr होता है। यहाँ से लैम्डा बराबर क्या आ गया आपके पास, n/2πr आ गया, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है किसकी अवधारणा से, डी ब्रोगली, और डी ब्रोगली क्या था, लैम्डा = h/p था बच्चों। डी ब्रोगली की अवधारणा क्या थी कि तरंगदैर्ध्य क्या होता है, संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हम कक्षा मतलब इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कक्षा 12th में ही हम चैप्टर 11 में पढ़ चुके हैं भाई ये बात, ठीक है। डी ब्रोगली का अवधारणा पढ़ी हमने। तो यहाँ लैम्डा कितना होगा बच्चों, लैम्डा होगा n/2πr, लैम्डा यानी n/2πr बराबर h, और p संवेग होता है, संवेग क्या होगा बच्चों, mv होगा, समय क्या होगा अपने पास, mv होगा, ठीक है। अब इसको हम हल करें तो यहाँ अपने पास लैम्डा इक्वस टू थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई, लैम्डा इक्वस टू क्या होगा अपने पास में 2πr/n होगा, तभी यहाँ दिक्कत आ रही है। तो यहाँ लैम्डा 2π, तो यहाँ आ गया बच्चों 2πr/n बराबर h/pp का मान क्या होता है, mv होता है, संवेग होता है। n को उधर ले जाओ आप और mv को इधर लाओ, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, 2π को इधर ला रहा हूँ तो ये आगे mv और r तीनों को साथ लिख दिया, 2π को इधर ला रहा हूँ, n को उधर लेकर जा रहा हूँ तो क्या आ गया nh/2π। और आप ये देखेंगे बच्चों ये किसकी अभिधारणा है आपके पास में, ये बोर के द्वितीय अभिक्रहित है, ये बोर का द्वितीय अभिक्रहित है, जिसे हम डी ब्रोगली की अवधारणा से क्या करें, प्रूफ करे हैं, ठीक है। तो n बराबर 4 के लिए कुल दूरी 4 लैम्डा के होगी, 5 के लिए 5 लैम्डा आएगा, 6 के लिए 6 लैम्डा होगा, 7 के लिए 7 लैम्डा है, 1 के लिए कितना होगा, 1 लैम्डा होगा आपके पास में। तो इस तरीके से बोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब भी चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसकी कुल दूरी n लैम्डा के तुल्य होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन कण होता है, परंतु अधिक स्पीड से जब चक्कर लगाता है तो वो तरंगों का उत्सर्जन करता है, वह अपरिगामी तरंगों का निर्माण करता है, और पूरा चक्कर लगाने पर जो उसकी परिधि होती है वो तरंगदैर्ध्य के, या ये कह सकते हैं कि जो अपरिगामी तरंगे बनती है उनके तरंगदैर्ध्य के n के पूर्ण गुणज की क्या होती है, तुल्य होती है। सो 2πr बराबर n लैम्डा होगा, या लैम्डा का मान निकाल के हमने डी ब्रोगली की परिकल्पना में जब रखा तो हमारे पास बोर का द्वितीय अभिक्रित क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। नोट कर लो, लास्ट टॉपिक अब पढ़ने वाले हैं हम बोर के परमाणु मॉडल की कमियां, ठीक है। तो नोट करें फटाफट से आप, हो गया, ठीक है भाई। चलो आते हैं बच्चों बोर के परमाणु मॉडल की कमियों पर। बच्चों बोर के परमाणु मॉडल में, या बोर का परमाणु मॉडल
केवल हाइड्रोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले कणों पर ही लागू हुआ, कणों यानी परमाणु पर ही लागू होता है। यानी बोर का जो परमाणु मॉडल है वो जो हाइड्रोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले स्पीसीज पर ही लागू हुआ, उसी के लिए एप्लीकेबल है। एक कैसे, जैसे मान लो हम बात करें बच्चों 1H1, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है भाई, सॉरी हीलियम में दो धनावेश होते हैं, तो दो क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो बच्चों इसमें से, तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, सॉरी बोर का परमाणु मॉडल इसमें एप्लीकेबल होगा। लिथियम में कितने होते हैं बच्चों, +3, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, एक बचेगा, हम बोर का परमाणु मॉडल लगा सकते हैं। तो यानी ये बोर का परमाणु मॉडल उन्हीं के लिए लागू हुआ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक पाई गई, हाइड्रोजन जैसे, यानी एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले। ठीक है, सेकेंड हम बात करें बच्चों, अभी हमने कहा कि बोहर ने अपने परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति को नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति को नहीं बताया। ठीक है, लिख लेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति होती है, ये हम पहले पढ़ चुके थे, लेकिन बोहर ने अपने परमाणु मॉडल में इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया। थर्ड हम बात करें तो बच्चों बोहर ने अपने परमाणु मॉडल में नाभिक को स्थिर माना बच्चों, नाभिक को क्या माना इन्होंने, स्थिर माना, स्टेशनरी माना। अब बच्चों नाभिक तो तभी स्थिर हो सकता है जब वो बहुत भारी हो, यानी द्रव्यमान कितना होगा, फिर अनंत होगा उनके अनुसार। तो नाभिक तो तभी स्थिर हो सकता है जो वो बहुत हैवी हो, लेकिन ये बहुत हल्का होता है ये तो भाई, तो उनके अनुसार तो द्रव्यमान अनंत है और नाभिक स्थिर है, परंतु ऐसा नहीं होता है। हम नेक्स्ट बात करें, इन्होंने बच्चों कक्षाएं जो है वो कैसी बताई, इन्होंने सारी कक्षाएं वर्ताकार बताई, लेकिन बच्चों पहली ही कक्षा वर्ताकार होती है। बोर के परमाणु मॉडल की पहली कक्षा वर्ताकार होती है, बाकी सारी कक्षाएं कैसी होती है बच्चों, दीर्घ वर्ताकार होती है। कैसी होती है बच्चों, दीर्घ वर्ताकार होती है। बोर के परमाणु मॉडल की पहली कक्षा वर्ताकार होती है, अन्य कक्षाएं दीर्घ वर्ताकार होती है। और दीर्घ वर्ताकार बताने वाले जो वैज्ञानिक थे बच्चों, वो कौन थे, सोमरफील्ड थे। सोमरफील्ड ने बताया था ये। सोमरफील्ड के परमाणु मॉडल का स्टडी आप केमिस्ट्री में करते हैं बच्चों, तो सोमरफील्ड ने ये बताया था कि पहली ही कक्षा वर्ताकार होती है, अन्य कक्षाएं दीर्घ वर्ताकार होती है, लेकिन बोर का परमाणु मॉडल सभी कक्षाओं को वर्ताकार मान रहा था। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों, हमने स्पेक्ट्रमी श्रेणियां पढ़ी है। इन्होंने स्पेक्ट्रमी श्रेणियों की तरंगदैर्ध्य का आकलन, तरंग संख्याओं का आकलन, आवर्ती का आकलन करना सिखाया, लेकिन बच्चों उनकी तीव्रता का आकलन वो नहीं कर पाए। जो स्पेक्ट्रमी श्रेणियां आती है उनकी तीव्रता का आकलन हम बोर के परमाणु मॉडल से नहीं करते। फटाफट से नोट करें, एक दो और हम इनका ड्रॉबैक्स बता देते हैं। कमियां यानी ड्रॉबैक्स भी कहते हैं बच्चों इनको, ड्रॉबैक्स कुछ रहे अपने पास में, शॉर्ट कमी, त्रुटियां। ठीक है, नोट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और भी देख लेते हैं। इन्होंने बच्चों विपाटन को भी नहीं बताया, जो स्पेक्ट्रमी श्रेणियां अपने पास आई उनके विपाटन को भी नहीं बताया। स्पेक्ट्रमी श्रेणियों के विपाटन की व्याख्या भी इन्होंने नहीं की, ना तो विद्युत क्षेत्र के विपाटन की, ना चुंबकीय क्षेत्र की। यानी ये विपाटन को भी, विपाटन जिसको स्प्लिटिंग कहा जाता है, क्या कहते हैं बच्चों, स्प्लिटिंग, इन्होंने स्प्लिटिंग की व्याख्या भी नहीं की भाई। अब कई बार ऐसे बच्चों क्वेश्चन आता है, इन्होंने स्प्लिटिंग विपाटन की व्याख्या भी नहीं की। बच्चों विपाटन विद्युत क्षेत्र का भी होता है, और विद्युत क्षेत्र का जो विपाटन या स्प्लिटिंग होता है बच्चों, हम इसको स्टार्क प्रभाव कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और यदि चुंबकीय क्षेत्र का हम विपाटन बात करें तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का विपाटन जो होता है वो जीमान प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, जीमान प्रभाव कहलाता है। तो ये विपाटन की व्याख्या भी नहीं कर पा रहे थे। विद्युत क्षेत्र का विपाटन
स्टार्क प्रभाव कहलाता है और चुंबकीय क्षेत्र का क्या कहलाता है, जीमान प्रभाव कहलाता है। एक और बता देते हैं बच्चों, ये हाइजेनबर्ग के सिद्धांत की पालना भी नहीं कर पा रहे थे, पालना नहीं की इन्होंने। कैसे समझते हैं, इन्होंने देखो छोटी सी बात हम डिस्कस करें कि बच्चों इन्होंने, अच्छा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता के सिद्धांत बताते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत ये कहता था क्या किसी कण की स्थिति का और वेग का एक समय पर दोनों का शुद्ध मापन नहीं कर सकते, शुद्ध मापन नहीं कर सकते। यदि आपने एक का शुद्ध मापन कर लिया तो दूसरे के अंदर अनंत त्रुटि आएगी, यानी दोनों का एक साथ मापन ही संभव नहीं है। और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का जो सिद्धांत है, हाइजेनबर्ग का कौन सा सिद्धांत की बात कर रहा है बच्चों, अनिश्चितता, ठीक है, जो त्रुटि का सिद्धांत है। स्थिति, हाइजेनबर्ग ने कहा कि स्थिति और वेग का, आप देख सकते हैं हाइजेनबर्ग का मैंने 11 जो चैप्टर उसमें डिस्कस कर रखा है। स्थिति वेग का एक समय पर आप शुद्ध मापन नहीं कर सकते। यह स्थिति से आशय क्या है बच्चों, त्रिज्या, और वेग का मतलब कक्षीय वेग, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत गलत नहीं है, बिल्कुल सही सिद्धांत है कि स्थिति और वेग का एक समय पर आप दोनों का, एक समय पर दोनों का हमेशा एक साथ शुद्ध मापन नहीं कर सकते। लेकिन देखो बच्चों, जैसे मान लो पहली कक्षा है तो ये पहली कक्षा की त्रिज्या भी बता रहे थे 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये पहली कक्षा में वेग भी बता रहे थे, कितना बता रहे थे, 2 हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ 10⁻6 मीटर। तो ये दोनों का एक साथ शुद्ध मापन कर रहे हैं, ये दोनों का एक साथ शुद्ध मापन कर रहे हैं। ये स्थिति यानी त्रिज्या का मापन भी कर रहे हैं और वेग संवेग का भी मापन कर रहे हैं। और हाइजेनबर्ग का सिद्धांत ये कहता है कि दोनों का एक साथ आप शुद्ध मापन कर ही नहीं सकते, लेकिन ये तो कर रहा है भाई, ये तो दोनों का शुद्ध मापन कर रहा है, वो भी एक ही समय पर एक साथ कर रहा है। तो ये बात कहीं ना कहीं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को ये फॉलो नहीं कर रहा था। तो इस तरीके से इसके कुछ कमियां अपने पास रही। चैप्टर एंड है बच्चों अपने पास में, अच्छे से पढ़े बच्चों। इससे रिलेटेड बोर्ड में और आपके IIT नीट में कोई भी टॉपिक नहीं है, ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। लाइक करें बच्चों आप, शेयर करें, सब्सक्राइब आप जरूर करें। अब बच्चों कल नहीं परसों से आपका मतलब नेक्स्ट 1 या 2 दिन के गैप से आपके पास 13 चैप्टर के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। तो बड़े अच्छे चैप्टर अपने पास आने वाले हैं पूरे मॉडर्न फिजिक्स के, क्योंकि बच्चों इस चैप्टर में हमने कहीं भी पूरे परमाणु की बात की, कहीं नाभिक की बात हमने नहीं की। तो नाभिक की बात नहीं की तो नाभिक बच्चों अपने पास नेक्स्ट क्लास में आएगा। तो नेक्स्ट क्लास चैप्टर नंबर 13 की आएगी और 13 चैप्टर अपने पास नाभिक है। तो पूरा डिटेल्स हम नाभिक को पढ़ने वाले हैं, नाभिक के फिनोमिना को पढ़ने वाले हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स का भी हम उसमें बहुत सही यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू। लाइक करें बच्चों,